हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने होम मैनेजमेंट समाप्त कर लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब कि आज से हमारी प्रसार शिक्षा की क्लासेज होंगी। हमने ये हमारी पहली क्लास नहीं है, हमने इससे पहले 20 क्लासेज कर लिया है। आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से, वहाँ से आप पहली क्लास लीजिए और 20 क्लासेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आज हम प्रसार शिक्षा में क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। आपको पता है ये जो हमारा देश है, हमारा भारत है, ये गांव का देश है। यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो गांव में निवास करती है और खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। लेकिन जो यहाँ की महिलाएं हैं वो भी खेती बाड़ी में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, फिर भी इनकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। ये अशिक्षित हैं, गरीब हैं, ये कुपोषण से ग्रसित हैं, अंधविश्वासी हैं, रूढ़िगत परंपराओं की शिकार हैं। तो क्या होता है, इसमें जो माताएं होती हैं, ये गर्भावस्था के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको जानकारी नहीं होती है, ना तो इनको जो है संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, इन सब की जानकारी होती है। और इससे क्या होता है, इससे बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं, माताएं भी जो है प्रसव के समय ही जो है यमराज की गोद में समा जाती हैं। तो इनकी जो है इसी स्थिति को सुधारने के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए सरकार ने कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं। तो हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला कार्यक्रम क्या है। हमारा पहला कार्यक्रम आ जाता है ड्वाकरा। ड्वाकरा का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है कि डॉकरा का फुल फॉर्म क्या है। तो डॉकरा का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ठीक, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी? तो सितंबर 1982 को 50 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? ग्राम सेविका। इसका संक्षेप नाम भी, डॉकरा का संक्षेप नाम भी आपको याद रखना है कि ग्राम सेविका। ग्राम ग्राम सेविका का अर्थ क्या हो जाता है? जैसे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि ग्रामीण, ग्रा से ये हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में, माँ से हो गया महिला, सा से हो गया शिशु, वा से हो गया विकास, का से हो गया कार्यक्रम। मतलब कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम है, इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है ये ग्राम सेविका। ये सबका जो है पहला पहला अक्षर ले लिया गया है। अब इस डॉकरा कार्यक्रम जो चलाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको इसके उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। आपको ये भी याद रखना है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है IRDP का फुल फॉर्म। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ही बनते जा रहे हैं, आपको हर पेज में क्या, हर लाइन में आपको क्वेश्चन मिल रहा है। तो क्या है ये? IRDP के सभी लाभों को सीधे ग्रामीण स्त्रियों तक पहुँचाना। इसका उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीण स्त्रियों का सर्वांगीण विकास करना। ये जो ड्वाकरा कार्यक्रम चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण स्त्रियों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक, अब आ जाता है कार्यक्रम के चयन का आधार, कि इस कार्यक्रम में, जो ये कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें किसका चयन किया जाएगा। तो इस चयन का आधार था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का चयन किया जाता है, जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 48,000 से कम होनी चाहिए, उसी का चयन किया जाएगा। अगला आ जाता है, उस महिला को प्राथमिकता दी जाती है जिसके परिवार में मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक होता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम हेतु 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है। जिले के प्रत्येक खंड में 30 समूह गठित किए जाते हैं। इतना आपको याद रखना है ड्वाकरा के बारे में। ठीक, अब ये आ जाता है ड्वाकरा का प्रशासनिक ढांचा, कि ड्वाकरा का प्रशासनिक ढांचा क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके ड्वाकरा के लिए कार्य कौन कौन करता है। तो ड्वाकरा के लिए राज्य सरकार,
केंद्र सरकार, यूनिसेफ, ये तीनों मिलकर डोकरा के लिए कार्य करते हैं। अब जब ये तीनों मिलकर डोकरा के लिए कार्य करते हैं तो इनको वित्तीय सहायता कौन देगा? इनको वित्तीय सहायता भी इन्हीं तीनों से प्राप्त होगी। किससे? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और यूनिसेफ से। इन्हीं तीनों से मिलकर इनको वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये राज्य स्तर, जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं या कार्यकारी मुखिया होता है या इसका मुख्य कर्ता धर्ता कौन होता है? तो राज्य स्तर पर कौन होता है? परियोजना निदेशक, आईएएस ऑफिसर। ये जो होता है ये आपका मुख्य कर्ता धर्ता होता है राज्य स्तर पर। फिर जिला स्तर आ जाता है। जिला स्तर पर मुख्य कर्ता धर्ता कौन होता है? मुख्य कर्ता धर्ता होता है सहायक परियोजना अधिकारी, मतलब कि प्रशासनिक सेवा अधिकारी। ये जो होता है ये आपके जिला स्तर पर मुख्य कर्ता धर्ता होता है। फिर अगला आ जाता है प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर महिला प्रसार पदाधिकारी। ये जो होती है ये होती है प्रखंड स्तर पर मुख्य कर्ता धर्ता। प्रखंड का मतलब होता है ब्लॉक, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। तो ब्लॉक पर इसका मुख्य कर्ता धर्ता कौन होता है? महिला प्रसार पदाधिकारी होती हैं। अगला आ जाता है कि सामुदायिक विकास सेवा। यहाँ पर इसका मुख्य कर्ता धर्ता कौन होता है? तो इसकी 2 ग्राम सेविका होती हैं, इसकी मुख्य कर्ता धर्ता। तो ये था हमारा डोकरा के बारे में कि ये डोकरा क्यों चलाया गया था, किसके लिए चलाया गया था, डोकरा के चयन का आधार क्या था, हमने इन सबको देख लिया। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ चलते हैं अपने दूसरे कार्यक्रम पे। हमारा दूसरा कार्यक्रम क्या था? हमारा दूसरा कार्यक्रम था ट्राइसेम। अब ये ट्राइसेम है, इसका फुल फॉर्म भी है जो कि आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है डोकरा का? ट्रेनिंग ऑफ, डोकरा नहीं, ये आ जाता है आपका ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये हो जाता है आपका ट्राइसेम का फुल फॉर्म। तो आपको जो ये कार्यक्रम बताए जा रहे हैं इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे पहले तो आपको इन सब का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये कब शुरुआत हुई थी, ये याद होना चाहिए। इसके उद्देश्य क्या हैं, ये याद होना चाहिए। ये और कुछ अगर विशेषताएं दी गई हैं तो वो याद होना चाहिए। अगर कोई विभाग दिया गया है तो वो याद होना चाहिए। मतलब इसमें आपको जो दिया गया है वो सब आपको याद होना ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं इसके डिटेल जान लेते हैं थोड़ा कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1989 को। 15 अगस्त 1989 को जो है ट्राइसेम का शुभारंभ हुआ था। यह योजना भी आईआरडीपी का अंग है। किसका अंग है? ये भी आईआरडीपी का अंग है। आईआरडीपी मतलब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या हो जाता है कि ट्राइसेम कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या था? आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइसेम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवाओं को तकनीक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। ठीक। और डोकरा का क्या था? ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास उसका उद्देश्य था। ठीक। अब ये चयन का आधार क्या आ जाता है? इसमें चयन का आधार आ जाता है, ये डोकरा के समान ही इसका चयन होता है। बस इसमें क्या होता है? इसमें प्रशिक्षण 6 माह के लिए दिया जाता है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। अब इसमें क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उनकी उम्र होनी चाहिए 18 से 35 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे भी कुछ विशेषता है। विधवा, तलाकशुदा, विकलांग, इनको छूट मिली है। इनकी उम्र कितने तक होनी चाहिए? इनकी 45 वर्ष तक होनी चाहिए। अगला आ जाता है 40% तक महिला आरक्षण, 30% तक विकलांग। मतलब कि जो चयनित युवा हैं उसमें 40% आपकी महिला होनी चाहिए और 30% विकलांग होना चाहिए। जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनका होना अनिवार्य होता है। ठीक। और बस अब हमारे लिए ये आ जाता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। अब आ जाता है हमारा ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसकी हिंदी भी याद रखनी है कि और इसका सन भी याद रखना है। इसके बारे में जो दिया गया है वो सब आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ICDS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है
इस ICDS का फुल फॉर्म हो जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक। अब इसकी हिंदी हो जाती है समन्वित बाल विकास योजना। अब ये इंग्लिश में पूछा जा सकता है, हिंदी में पूछा जा सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर नोट्स बना लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब भी आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं लेते हैं तो भी अच्छा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1975 में। इसके लिए 33 खंडों को चुना गया था। इस योजना के लिए कितने खंडों को चुना गया था? तो 33 खंडों को चुना गया था। और इसमें जो है यह कितने क्षेत्रों में चलाया गया था? तो ये 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई गई थी यह योजना। कौन सी? ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ICDS के साथ कौन सहयोग करता है? निप्सिड। इस योजना में ICDS के साथ मिलकर कौन कार्य करता है? निप्सिड कार्य करता है। इसका पूरा सहयोग निप्सिड करता है। अब हम देख लेते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य। जो ICDS कार्यक्रम चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सबसे पहले आ जाता है 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य में सुधार लाना, ठीक, अर्थात शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था। फिर अगला आ जाता है पोषण स्तर में सुधार लाकर बाल मृत्यु दर में कमी करना। अगला आ जाता है बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करना। वो 6 जानलेवा बीमारी कौन है वो हम आगे देखेंगे। वो 6 जानलेवा बीमारी भी आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। फिर आ जाता है आपका बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना या करना, बच्चों की मृत्यु, कुपोषण तथा रोग से बचने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना, बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए माता को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये था इसका उद्देश्य। अब हम आगे देख लेते हैं इसका कार्य क्षेत्र। इसका कार्य क्षेत्र क्या है ये भी आपको याद रखना है। कार्य क्षेत्र पहला आ जाता है टीकाकरण का, फिर पूरक आहार, स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, ये थे आपके कार्य क्षेत्र। अब हम देख लेते हैं कि जो टीकाकरण कर रहा है या टीकाकरण कर रहे हैं इनका जो है ये 6 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए कर रहे हैं। वो 6 जानलेवा बीमारी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आ जाता है गला घोटू, दूसरा आ जाता है काली खांसी, तीसरा आ जाता है टिटनेस, चौथा आ जाता है पोलियो। अब हम देख लेते हैं बाकी के 2 कौन से बचते हैं। बाकी के 2 बचते हैं खसरा और तपेदिक। ये 6 जानलेवा बीमारियों से रक्षा करता है, इसके लिए टीकाकरण करता है। आगे आ जाता है स्कूल पूर्व बालकों के लिए औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। स्कूल पूर्व बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा ये क्या है? तो 3 से 6 वर्ष के बालकों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाकर लाती हैं और खेल खेल के माध्यम से रोचक तरीके से उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हैं। इसके लिए जो आंगनबाड़ी होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, उनको अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। ये हो जाता है आपका स्कूल पूर्व बालकों के लिए शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? ये एज याद रखना है कि कितने वर्ष के बालक होते हैं? 3 वर्ष से 6 वर्ष के बालक होते हैं, ठीक। अगला आ जाता है आपका पूरक आहार। पूरक आहार क्या होता है कि निर्धन वर्ग के 1 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए आंगनबाड़ी में पूरक आहार का वितरण निःशुल्क किया जाता है। इसमें बच्चे की उम्र कितनी है? 1 से 6 वर्ष दी गई है। फिर अगला आ जाता है 1 वर्ष में पूरक आहार 300 दिन दिया जाता है। इसका आप एक एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि पूरक आहार कितने दिन दिया जाता है 1 वर्ष में? तो 1 वर्ष में 300 दिन दिया जाता है, ठीक। फिर अगला आ जाता है आपका कि वे बच्चे जो गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं उनके लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। पूरक आहार में भुना चना, मूंगफली दलिया, खिचड़ी, चावल, दाल, अंकुरित चना, मठरी खाद्य आदि खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं। तो ये था इनका पूरक आहार कि पूरक आहार के लिए कौन सी योजना चलाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आ जाता है एक नया कार्यक्रम। वो कौन सा कार्यक्रम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
SGSY, इसका फुल फॉर्म क्या है? मतलब कि S से स्वर्ण जयंती, G से ग्राम, S से स्वरोजगार, Y से योजना। बस इसका यही इतना फुल फॉर्म होता है, अलग से कुछ नहीं याद करना है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को इसका शुभारंभ हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण की क्षमता में यथोचित वृद्धि करना और रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। ये था SGSY का ये आपका उद्देश्य था। फिर आगे आ जाता है SGSY के लाभार्थी। इसके तहत जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें 50% जो है अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, 40% महिलाएं हैं और 3% इसमें विकलांगों का होना जरूरी होता है। प्रति लाभार्थी विनियोग की राशि कितनी है? 25,000 होना आवश्यक है। तो ये थे जो SGSY के लाभार्थी थे। तो इसमें आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है? इसमें से जो आपके ऊपर के 3 हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है ड्वाक्रा। ड्वाक्रा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है कि डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। अगला आ जाता है इसकी स्थापना, आपको याद रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1982 को। 50 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका आप संक्षिप्त नाम भी याद रख लीजिएगा, क्या है कि ग्राम सेविका। इसका जो है संक्षिप्त नाम है ग्राम सेविका। फिर अगला आ जाता है इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण स्त्रियों का सर्वांगीण विकास करना। ये आपके लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ये थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा कि कार्यक्रम के चयन का आधार क्या है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं याद रखना है। प्रशासनिक ढांचा, ये भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा कि राज्य स्तर पर कौन होता है? IAS ऑफिसर होता है। जिला स्तर पर प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। प्रखंड स्तर पर महिला प्रसार पदाधिकारी होती है और समुदाय विकास सेवा में जो है 2 ग्राम सेविका होती हैं, 2 ग्राम सेविका होती हैं। फिर ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। इसका शुभारंभ क्या हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 1989 को। इसका उद्देश्य क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो ग्रामीण युवा हैं उनको तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, ये इसका उद्देश्य था। इसका जो है चयन का आधार क्या है? इसका चयन का आधार भी ड्वाक्रा के समान है और इसमें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इसमें विधवा, तलाकशुदा, विकलांगों के लिए छूट है, उनकी उम्र 45 वर्ष तक हो सकती है। और इसमें 40% महिलाओं का होना जरूरी है और 30% जो है विकलांगों का होना जरूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए, इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, ये ICDS जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना किसके साथ मिलकर कार्य करता है, इसके क्षेत्र जो हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 33 खंडों को चुना गया था। ICDS जो है वो निपसिट के साथ मिलकर कार्य करता है। उद्देश्य क्या था कि जो है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, पोषण स्तर में सुधार लाना जिससे बालकों की मृत्यु दर कम हो, और टीकाकरण करना, 6 जानलेवा बीमारियों से बचाना, यही सब इसका उद्देश्य था। तो वो 6 जानलेवा बीमारी कौन कौन सी थी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वो था जानलेवा बीमारी टीकाकरण। वो टीकाकरण किसका किसका था? गला घोटू का, काली खांसी का, टिटनेस का, पोलियो का, और किसका था? खसरा का, तपेदिक का। ये सब आपको, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये थे हमारे जो सरकारी कार्यक्रम चलाए गए थे। अब हम कल देखेंगे जो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम चलाए गए थे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और उनको भी पढ़ेंगे। वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, ये गलत बात है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपको लाइक करने में क्या जाता है? आपको लाइक करने में, चैनल सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो इतना तो आपको करना ही चाहिए ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम का लग रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना चाहिए।
तो एक कमेंट भी करना चाहिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी समझ में आए कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग एक बात और कहनी थी मुझे कि हमने होम मैनेजमेंट तो ख़त्म कर लिया है। अब हमने जब होम मैनेजमेंट ख़त्म कर लिया है तो अब हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो और एक दिन में अपलोड करने की कोशिश करती हूँ और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे हम ये कि होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाहे 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जैसे देखते हैं, जैसे टाइम होगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो साथ-साथ आपकी थ्योरी भी चलती रहेगी और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा होम मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारा होम मैनेजमेंट पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों ने बताया नहीं, अगर होम मैनेजमेंट में कुछ छूट गया है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो हमने एक्सटेंशन एजुकेशन किया है अभी, ये आज हमारी 21वीं क्लास थी। इसकी 20 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। अगर उसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वापस आपको बताने की समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी इसकी भी क्लासेस जो हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी शायद से इसी हफ्ते में, ये भी हम समाप्त कर लेंगे, हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम उठाएंगे कोई नया ब्रांच देखेंगे, उसको उठाएंगे और साथ में हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन दोनों को मिक्स करके करेंगे। अभी तो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होगा हम दोनों को मिक्स करके जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो हमारे टॉपिक में कोई अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, कोई इम्पॉर्टेंट चैप्टर छूट गया है तो वो भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको होम मैनेजमेंट पूरा कैसा लगा और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।